मेथड्स ऑफ मैनेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इसको पढ़ रखा होगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं। देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर। तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो है वहाँ पर अलग अलग एम्प्लॉयज़ जो है वर्क करते हैं। तो हर लेवल पे जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, क्या मेथड्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करने के, वही जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैं, तो इन तीनों ही लेवल में अलग अलग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अलग अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सीईओ या फिर एमडी के नाम से जो है रेफर किया जाता है। ये लोग जो है ओवरऑल स्ट्रेटजी फ्रेम करते हैं, कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होगी, मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है ये लोग लेते हैं, बिजनेस डिसीजन जो है ये लोग लेते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ओवरऑल कंपनी के स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हैं, फ्रेम करते हैं और जो है डिफरेंट मेजर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लेते हैं, उससे रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। क्लियर। वहीं पर दूसरा जो लेवल है दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जहां पर आपको जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हेड देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रांच मैनेजर हो गए, एचआर मैनेजर हो गए, मार्केटिंग मैनेजर हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गए, तो इनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये क्या करते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज या फिर रूल रेगुलेशन बनाए हैं उसको ये इंप्लीमेंट करते हैं। तो इंप्लीमेंट दोज स्ट्रेटजीज विद इन देयर डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो भी स्ट्रेटजीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो इंप्लीमेंट करती है। वो लोग जो है जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनको जो है ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, उनको मोटिवेट करेंगे, और जो भी लोअर लेवल मैनेजर्स का एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस होगा या फिर जो भी प्रोग्रेस का रिपोर्ट होगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो है कम्युनिकेट करते हैं। कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्लियर। तो इनका मेन मोटिव क्या हो गया कि ये जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसको ये इंप्लीमेंट करते हैं। और वहीं पर जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको सुपरवाइजर, शिफ्ट लीडर, फोरमैन ये लोग देखने को मिलते हैं और इनका काम क्या होता है कि जो डेली ऑपरेशंस होते हैं, डे टू डे वर्किंग होती है, उनको जो है ये मॉनिटर करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं और उन डेली ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो है ये सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे और जो है उनको ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं। क्लियर कि कौन किस दिन कौन क्या काम करेगा, और उनकी रिपोर्ट जो है वो अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं और अलग अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको परफॉर्म करनी पड़ती है। तो जो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट कर सकती है। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि वो कौन सा मेथड जो है वो इस्तेमाल करती है। क्लियर। तो सबसे पहला मेथड या फिर टेक्निक है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि केपीआई हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से रिलेटेड जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं जिसको आप देखकर ये कह सकते हो कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पुअर परफॉर्म कर रही है, उस इंडिकेटर्स का जो है इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और अगर परफॉर्मेंस पुअर होती है तो उसको जो है इंप्रूव किया जाता है फर्दर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के जरिए। क्लियर। तो जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि सपोज कि टॉप मैनेजमेंट लेवल ने डिसाइड किया कि 1 लाख जो है एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया जाएगा, 1 लाख एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया लेकिन सेल जो है वो 1 लाख के अकॉर्डिंगली जो है वो इंक्रीज नहीं होती है, तो यानी कि वो रिटर्न अच्छा नहीं था। वहीं पर 1 लाख एड पे स्पेंड किया गया और कंपनी की सेल 30 लाख बढ़ गई, यानी कि जो है कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि एड पे जो भी पैसा खर्च किया गया था उस पर अच्छा रिटर्न आया है, यानी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्लियर। तो इस तरीके से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को मेजर किया जाता है और उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर फिर डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पर कमी है और उसमें जो है इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाती है। क्लियर। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो हर एम्प्लॉय जो भी मैनेजर्स हैं वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं, उस डिसीजन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो डिसीजन का अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है, उस डिसीजन की वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, तो यानी कि वो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय द्वारा लिए गए डिसीजन द्वारा जो है परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कम हो रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और ऐसे में उस एम्प्लॉय को जो है वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने की जरूरत है। क्लियर। इसी तरीके से अगला जो मेथड है इज बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, BARS। कई बार जो है ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा आपने कि डिस्प्यूट हो जाते हैं दो एम्प्लॉय के बीच में, तो जब दो एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो अपने बॉस के पास या फिर हेड के पास जाते हैं। तो जो बॉस है, जो मैनेजर है, जो हेड है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है उस चीज़ को जो है यहाँ पर इस चीज़ को मेजर किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर है वो जो है यहाँ पर मेजर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर इंप्रूव किया जाता है मैनेजर्स के बिहेवियर को। इट इज़ यूज
यूज्ड बाय मैनेजर्स टू इवैल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड जॉब रिलेटेड बिहेवियर। जॉब पे रहते वक्त कैसा बिहेवियर एम्प्लॉय का होना चाहिए उसके बेसिस पे यहाँ पर रेटिंग की जाती है, और जिसका बिहेवियर, जिसकी भी रेटिंग जो है पुअर होती है उसमें वहाँ पर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग देके मोटिवेट करके उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए जो है उनको इंप्रूव किया जाता है। तो इट कैन हेल्प एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट बिहेवियर्स आर नीडेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो इस बार्स यानी BARS, इस रेटिंग स्केल के जरिए जो है एम्प्लॉई ये चीज़ समझ सकता है कि कौन से बिहेवियर के जरिए जो है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है। क्लियर? जैसे कि पेशेंस लेवल को जो है वहाँ पर रेट करना है एम्प्लॉय को, कि जब वो डिफिकल्ट एम्प्लॉय के साथ डील करता है तो उसका पेशेंस लेवल क्या होता है, वो हाइपर हो जाता है या फिर बहुत आराम से शांत से जो है वो एम्प्लॉयज़ को समझाता है। तो उस पर जब वो अपने आप को रेट करता है तो उसके बेसिस पे फिर जो है वहाँ पर सजेशन उसको प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ आप सही कर रहे हो या फिर हाँ आप गलत कर रहे हो। क्लियर? तो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, तो ये सब क्या है, ये जो है डिफरेंट मेथड है, इनके जरिए आप पहले एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करते हो और उसके बाद फिर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है तो ठीक है, अगर खराब है तो फिर उनको जो है वहाँ पर फीडबैक, सजेशन या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उनको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? इसी तरीके से अगला जो मेथड है दैट इज बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड। तो यहाँ पर जो है चार बेसिस पे, चार पर्सपेक्टिव के बेसिस पे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। वो चार कौन से हैं? फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस और लर्निंग एंड ग्रोथ। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर जो है सेल्स रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट ग्रोथ, इस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का, वो चीज़ देखा जाता है। क्लियर? कहने का मतलब है कि टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट हैं या फिर जो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट हैं, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है, उनकी डिसीजंस की वजह से, उनके एम्प्लॉय की वजह से क्या कंपनी की सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हुई है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्या एसेट्स ग्रोथ हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो यानी कि फाइनेंशियल वाला पर्सपेक्टिव तो अच्छा है। क्लियर? इसी तरीके से कस्टमर, यानी कि क्या कस्टमर को जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, कस्टमर सर्विस अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है, डिलीवरी स्पीड इंप्रूव्ड है कि नहीं है। क्लियर? इसके बेसिस पे वहाँ पर जो है परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। इसी तरीके से इंटरनल प्रोसेस में, यानी कि जो इंटरनल प्रोसेस यानी कि जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंटली जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसी तरीके से लर्निंग और ग्रोथ, लर्निंग और ग्रोथ में देखा जाता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं क्या वो अपनी स्किल्स को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे कि AI आ गया है तो क्या एम्प्लॉय AI की नॉलेज रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उनके पास AI की एक्सपर्टीज आ गई, उन्होंने सर्टिफिकेशन किया कि नहीं किया है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज उनके पास है कि नहीं है। ठीक है? तो लर्निंग एंड ग्रोथ, तो इन चार पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जो है एम्प्लॉयज़ को जज किया जाता है और उसके बेसिस पे जो है उनको वहाँ पर मैनेज किया जाता है। कहने का मतलब कि एम्प्लॉय की वजह से फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कस्टमर सर्विस अच्छे से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इंटरनल प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छे से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एम्प्लॉय खुद की लर्निंग पे और ग्रोथ पे कितना फोकस कर रहा है। इन चार पर्सपेक्टिव बेसिस पे जज किया जाता है। तो अगर कहीं 2 पे 3 में अच्छा है, एक में जो है वो पूरा है, तो उसको फिर वहाँ पर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग वहाँ पर जो है प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। क्लियर? तो बैलेंस स्कोर कार्ड, तो बैलेंस यानी कि फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल और लर्निंग एंड ग्रोथ, इन चारों को बैलेंस करके एम्प्लॉय को चलना है। अगर बैलेंस करके एम्प्लॉय नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में वो पीछे होगा, और जिसमें भी पीछे है उसको जो है वहाँ पर इंप्रूव करना होता है। क्लियर? तो ये सब जरिए होते हैं जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर परफॉर्मेंस में जो है लैग कर रहा है कोई भी एम्प्लॉय, और अकॉर्डिंगली जो है फिर उसको वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग और मोटिवेशन और जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवा के उसको इंप्रूव कराती है। इसी तरीके से है ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट, OKR। ये भी क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव या फिर गोल सेट कर दिया जाता है। क्लियर? और उसके जो भी पॉसिबल रिजल्ट होते हैं उसको आउटलाइन कर दिया जाता है, और फिर परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है कि उस रिजल्ट को एम्प्लॉय ने अचीव किया है या फिर जो भी टॉप लेवल या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उन्होंने उसको अचीव किया है कि नहीं किया है। क्लियर? तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं उसको सेट किया जाता है, और पॉसिबल आउटकम को अचीव किया गया है कि नहीं किया गया उसकी बेसिस पर परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। जैसे कि सपोज करें कि ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। क्लियर? पॉसिबल जो है वहाँ पर रिजल्ट क्या हो सकते हैं कि जो सेल्स रेवेन्यू हो 10% से इंक्रीज हो गई है, या फिर 20% कस्टमर ज़्यादा और आ गए हैं कंपनी के पास, या फिर जो क्लोज रेट था वो 22% से 27% हो गया है। क्लियर? तो ये जो है 3 की रिजल्ट्स हो गए कि सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो इन तीनों चीज़ों में कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा भाई। या तो सेल्स रेवेन्यू सीधे सीधे कि पहले जो है 10,000 आता था, अब जो है 20,000 आने लग गया है। क्लियर? तो आपको पता चल जाएगा हाँ सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। वहीं पर क्लोज 25% मोर कस्टमर, पहले जो है 10 ही कस्टमर जो है महीने में क्लोज होते थे, अब जो है 20 कस्टमर क्लोज होने लग गए। इस तरीके से जो है यहाँ पर हम जज कर सकते हैं कि सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है कि नहीं है। ज़्यादा कस्टमर क्लोज हो रहे हैं, कहने का मतलब कि ज़्यादा कस्टमर परचेज करें, जब ज़्यादा कस्टमर परचेज करेंगे तो सेल्स इंक्रीज ही होगी ना। क्लियर? तो इस तरीके से जज किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, सेट किया जाता है, और फिर उसके पॉसिबल जो की रिजल्ट होते हैं उनको सेट किया जाता है, वहाँ पर आउटलाइन किया जाता है, और पॉसिबल आउटकम को जो है अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बेसिस पर परफॉर्मेंस को मेजर
मेजर किया जाता है। परफॉर्मेंस पुअर है तो फिर वहाँ पर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को, या फिर यहाँ तक कि हो सकता है कि नए लोगों को रिक्रूट भी वहाँ पर किया जाता है जिससे कि सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज किया जा सके। इसी तरीके से है सक्सेशन प्लानिंग, ये भी मैनेजमेंट का एक तरीका है, परफॉर्मेंस को मैनेज करने का तरीका है। कई बार क्या होता है कि हेड पोजीशंस होते हैं और अगर जो हेड पोजीशन पे एम्प्लॉय है वो छोड़ के चला जाता है या फिर वो रिटायर हो जाता है तो उस हेड पोजीशन को कौन संभालेगा। कुछ क्रिटिकल पोजीशंस होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर उस पोजीशन पे कोई एम्प्लॉय नहीं होगा तो फिर वर्किंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की हैम्पर कर जाएगी। तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो पहले से ही कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करता है और उनको जो है पहले से ही ट्रेन करके रखता है कि जैसे ही कोई की इंपॉर्टेंट पोजीशन खाली होगी उनको जो है वहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है। क्लियर। तो ऐसे में जो एचआर डिपार्टमेंट होती है, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, वो जिनके अंदर भी कैलिबर होता है कि हाँ वो एचआर मैनेजर का, फाइनेंस मैनेजर का, फिर जो की इंपॉर्टेंट पोजीशन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको पहले से ही ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर जाती है। कोई इंप्लॉय है तो उस इंप्लॉय को पहले से ही एचआर मैनेजर के अंदर काम करने के लिए भेज दिया जाएगा कि तुम जाओ एचआर मैनेजर के अंदर काम करो, और जैसे एचआर मैनेजर छोड़ के जाएगा तो जिस इंप्लॉय ने एचआर मैनेजर के अंदर काम किया था उसको जो है एचआर मैनेजर बना दिया जाता है क्योंकि उसके पास सारी नॉलेज होती है। क्लियर। तो मेंटोरशिप प्रोग्राम या फिर क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करके सक्सेशन प्लानिंग की जाती है। क्लियर। कि अगला कौन होगा, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई की पोजीशन है, एचआर मैनेजर है, एचआर मैनेजर छोड़ के चला गया तो अगला एचआर मैनेजर कौन होगा। तो या तो आप नया रिक्रूटमेंट करोगे, समय लगेगा, या फिर आपने जिसको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी उसी को एचआर मैनेजर बना दीजिए। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि पहले से ही वो जो है एक नए एम्प्लॉय को जो है तैयार करके रखती है कि कोई भी की पोजीशन खाली होगा तो उसको जो है वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगला है फीडबैक एंड कोचिंग, जो कि सिंपल सा मेथड है कि यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव और करेक्टिव फीडबैक जो है वो टाइमली और ऑब्जेक्टिव मैनर में जो है एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है, और उसी के बेसिस पे जो है वहाँ पर उनको प्रॉपर कोचिंग जो है प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 1-to-1 मीटिंग की जाती है एम्प्लॉयज़ के साथ, और फिर वहाँ पर जो है उस मीटिंग में उनको फीडबैक दिया जाता है कि आपकी पिछले महीने की परफॉर्मेंस कैसे रही, या ईयरली परफॉर्मेंस कैसी रही, क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसी रही, आपने इतना सेल इंक्रीज़ किया है, फिर आपका पहले सेल ज़्यादा था, आप जो है पिछले क्वार्टर में सेल कम हो गया है। तो इस तरीके से पॉजिटिव और करेक्टिव फीडबैक जो है वहाँ पर दिया जाता है, जिससे कि एम्प्लॉय को पता चले कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और वो जो है कहाँ पर पीछे है और कैसे वो जो है अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये भी एक जो है परफॉर्मेंस को मैनेज करने का तरीका होता है। क्लियर। इसके अलावा जो है आप 360 डिग्री अप्रेजल और एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये दो भी मेथड हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लियर। इन दोनों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जो है 360 डिग्री अप्रेजल क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, एमबीओ क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वो आप देख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।